हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 के पेपर 1 में आने वाले हिंदी के 30 प्रश्नों को और देखेंगे इसकी व्याख्या। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक ही है तो आप लोग कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा संस्कृत भाषा का शब्द, तीसरा ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या चौथा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द होता है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है, यानी एक शब्द उसमें दूसरा होगा, जैसे होता है रेलगाड़ी। ठीक है, जिसमें रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला देते हैं, रेलगाड़ी एक शब्द हो जाता है। तो ये शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ई, तीसरा इक या चौथा आ। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम प्रत्यय लगाएंगे, वो है चौथा वाला आ। यानी सुत शब्द में अगर हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सुता। ठीक है, सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। ठीक है, ये हो गया स्त्रीवाचक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? पहला ऑप्शन है अधिक समीप होना, दूसरा कष्ट देना, तीसरा अधिक प्रिय होना या चौथा पालतू होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा है कटक, तीसरा ऑप्शन है घोटक और चौथा है। ठीक है, तो इसमें जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन कटक। ठीक है, कटक क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, सॉरी अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। इसमें घोड़ा क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची है, घोटक भी है और है भी है। और अश्व के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे तुरंग। तुरंग भी क्या है? अश्व का पर्यायवाची है। वाजी, वाजी या बाज, ये भी क्या है? अश्व का पर्यायवाची है। और होता है रविसुत। ठीक है, रविसुत। और एक होता है सैंधव। क्या होता है? सैंधव। ठीक है, ये सब भी क्या है? अश्व के पर्यायवाची है और महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने आंसर लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? पहला है अस्थिर, दूसरा अडिग, तीसरा यायावर, चौथा गतिशील। तो इनमें से कौन सा होगा इस वाक्य के लिए एक शब्द? तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द है यायावर। ठीक है, क्या हो जाएगा? यायावर। आगे देखिए, यहाँ पर दिए हुए हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, अभी हमने पढ़ा क्या होता है? यायावर। और जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, ठीक है, जो टिक कर नहीं रहता वो होता है यायावर। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, यहाँ स्थिर है, वो हो जाएगा अस्थिर। जो अपनी बातों को तथा वादों पर टिका रहे, जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे वो होता है अडिग। और जो सदैव चलता रहे वो होता है गतिशील। ठीक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में भी एक बार आप लोगों को बताया था। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा सोहनलाल द्विवेदी और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ही इन पंक्तियों की रचयिता हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा विच्छेद, तीसरा विस्तार या चौथा नवीन अर्थ। तो क्या होता है समास का अर्थ? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। और संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है योग या जोड़। ठीक है, योग या जोड़, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, समास का विलोम क्या होता है? ये भी आता है आपके एग्जाम में। समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन तो हमें निगेटिव लग रहे हैं। ठीक है, और ये पहला वाला ऑप्शन यही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? भाषा के प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो भाषाई कौशल मैंने बताया था आप लोगों को 4 होते हैं। इसका ट्रिक होता है SBPL। ठीक है, ये इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये इसका क्रम है SBPL। S से होता है सुनना, B से होता है बोलना, P से होता है पढ़ना और L से होता है लिखना। तो इनमें कौन सा नहीं आता है? पहला ऑप्शन है सुनना, दूसरा हंसना, तीसरा बोलना, चौथा लिखना। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है हंसना, ये क्या है, ये भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर को, दूसरा 5 सितंबर को, तीसरा 2 अक्टूबर को या चौथा 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन हमें हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। क्या होता है काव्य शिक्षण का उद्देश्य? पहला ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। दूसरा व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। तीसरा संगीत कला में निपुण बनाना। और चौथा है रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो क्या होगा काव्य शिक्षण का उद्देश्य? तो छोटे बच्चों को अगर हम काव्य पढ़ा रहे हैं तो इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले उनको रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है राम जाता है, दूसरा सीता फल खाती है, तीसरा ऑप्शन है मेरी गाय काली है और चौथा जल्दी उठना स्वास्थ्य से वर्धक होता है। तो इसमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरी गाय काली है में विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इसमें क्या है, ये गाय एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि क्या है, गाय काली है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। क्या होता है कक्षा अभिनय में नाटक प्रणाली के प्रयोग से? पहला ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। दूसरा ऑप्शन है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा वाला,
पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। पहला वाहनारूढ़, दूसरा सत्ताधीश, तीसरा गंगा जल या चौथा रेखा चित्र। किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला वाहनारूढ़। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, और वाहनारूढ़ को अगर हम विस्तार करेंगे इस शब्द का तो क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़। ठीक है, वाहन पर आरूढ़। तो इसमें पर का लोप हुआ है, यानी पर किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर है। जैसे इसमें गंगा का अगर हम विस्तार करेंगे गंगा जल का तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। इसमें का चिन्ह आ रहा है, का चिन्ह का लोप हुआ है, तो का किसका होता है? संबंध का। ठीक है, संबंध का चिन्ह होता है, संबंध कारक का। तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में कि भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने रसों का उल्लेख किया है? सबसे पहले रसों की व्याख्या इन्होंने नहीं की थी, तो इन्होंने कितने किए? 8 रस। ठीक है, 8 रस बताए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा रीतिकाल, तीसरा भक्तिकाल या चौथा भारतेंदु काल। तो घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। और रीतिकाल में भी किस काल के? रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है रीति सिद्ध, और एक होता है रीतिबद्ध, और एक होता है रीति मुक्त। ठीक है, मुक्त। 3 भागों में बांटा गया है रीति का। जो घनानंद जी हैं ये कौन से श्रेणी के हैं? तो ये हो जाएंगे रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कौन सी हैं? सुजान सार, इश्क लता, विरह वेली, सॉरी एक सेकंड, विरह लीला है। ठीक है, विरह लीला है और वियोग वेली है। ठीक है, वियोग वेली, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला और वियोग वेली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? पहला ऑप्शन या दूसरा या तीसरा या चौथा वाला। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? आशीर्वाद, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, यही इसका शुद्ध ऑप्शन है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को किस कारक का चिन्ह है? पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा संप्रदान कारक या चौथा अधिकरण कारक। तो क्या होता है? कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही? पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। को कर्म कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा निराला, तीसरा अज्ञेय या चौथा गुलेरी। तो
इसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है अज्ञेय, अज्ञेय जी का ही पूरा नाम हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये इन्हीं का उपनाम है अज्ञेय। आगे मैंने लिखे हैं कुछ इन सभी नामों का पूरा नाम, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अभी हमने पढ़ा। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुलेरी जी का पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हरिऔध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, पहला ऑप्शन कवित्त, दूसरा सवैया, तीसरा पद या चौथा दोहा। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन्होंने दोहे ही लिखे हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि रीति काल के 3 शाखाएं हैं, उनमें से जो रीति सिद्ध था, ठीक है, रीति सिद्ध शाखा के कवि हैं कौन? बिहारी जी। ठीक है, रीति सिद्ध या कह सकते हैं एकमात्र रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। और बिहारी जी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई, एकमात्र इनकी रचना है बिहारी सतसई, और ये दोहे में लिखी गई है। ठीक है, इसीलिए बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, और उसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, 719 दोहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म, दूसरा पूरन प्लस जन्म, तीसरा पुन प्लस जन्म, चौथा पुनः प्लस आजन्म। तो क्या हो जाएगा पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा पहला वाला पुनः प्लस जन्म। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि हुई है? तो विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा करुण, तीसरा हास्य और चौथा वीर। तो शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? करुण रस का। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद। हास्य का क्या होता है? हास। और वीर का क्या होता है? उत्साह। ये सभी इनके स्थायी भाव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में शूर सागर की रचना की है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा खड़ी बोली या चौथा राजस्थानी। किस भाषा में सूरदास जी ने सूर सागर लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। सूरदास जी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के, सगुण धारा के, कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा के। ओके, और इनकी जो 3 रचनाएं हैं प्रमुख हैं। सूर सागर हमने देखा, सूर सागर हो जाता है, एक होता है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ठीक है, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सूर सारावली, सूर सारावली। और ये तीनों ही रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं, क्योंकि सूरदास जी की भाषा ही क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, आगे से कंफ्यूज नहीं होना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इनके बारे में कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सूरदास जी ने ही किया है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा 26, तीसरा 18, तीसरा 30। तो हमने पढ़ा है कि दोहा में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इनमें से ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम पहली लाइन देखेंगे तो पहला और दूसरा चरण मिला के क्या हो जाएगा? 13 + 11, 13 + 11 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 24 मात्राएं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। पहला ऑप्शन है कुलीन, दूसरा है समृद्ध, तीसरा धनी, चौथा कृपण। तो क्या हो जाएगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। आगे मैंने लिख दिया है जो ऑप्शन में है सभी। पहला क्या है? कुलीन हमने पढ़ा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। दूसरा ऑप्शन था कृपण, जो बहुत कंजूस हो। ठीक है, जो बहुत कंजूस हो उसके लिए प्रयोग होता है कृपण। समृद्ध क्या होता है? जिसके पास अथाह धन संपदा हो, वो होता है समृद्ध। और धनी होता है जो पैसे वाला हो, वो होता है धनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है दाती, दूसरा दात्री, तीसरा दात्री, चौथा धात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री। तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे नेता का क्या हो जाता है स्त्रीलिंग? नेता का स्त्रीलिंग हो जाता है नेत्री। वैसे जैसे अभिनेता का क्या हो जाता है? अभिनेत्री। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन अपादान कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा कर्म कारक या चौथा अधिकरण कारक। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? से किसका होता है? एक तो होता है करण का, ठीक है, करण ऑप्शन में ही नहीं होता है। एक होता है अपादान का। ठीक है, अपादान का चिन्ह होता है से, और जहाँ पर अलग होने का भाव आए वहाँ पर प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ लड़का पेड़ से गिर रहा है यानी पेड़ से अलग हो रहा है, और से कारक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपादान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण या चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो हम अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो संख्या तो दिख नहीं रही हमें। परिमाण जहाँ कहीं नाप तौल होता है तो यहाँ नाप तौल वाला शब्द भी नहीं है। सार्वनामिक होता है जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया जाए विशेषण के रूप में, ये भी नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण कहाँ होता है? जहाँ किसी संज्ञा की गुण, दशा या स्वभाव आदि लक्षित हो, वहाँ गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पंक्ति दी गई है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा श्लेष, तीसरा रूपक और चौथा है उत्प्रेक्षा। इसमें देखिए एक वाचक चिन्ह आया सी। अगर कहीं वाचक चिन्ह है सी, समान, सम, ये वाचक चिन्ह होते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उसमें होता है उपमा अलंकार। ठीक है, अगर कहीं तुलना की जा रही है और वहाँ पे सम, समान, सी ये सारे वाचक चिन्ह आ रहे हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और रूपक कहाँ होता है? जहाँ तुलना की जाए पर ये सारे वाचक चिन्ह ना हो, सिंपल लिख दिया जाए कि जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, जैसे चरण में कमल का तुलना हो रही है लेकिन उसमें वाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहाँ जनु जानव जनहु, मन मानव मनहु ये सारे शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो पहले इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, बीजक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सूर, दूसरा तुलसी, तीसरा कबीर या चौथा जायसी। तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। ठीक है, कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन है बीजक। तो कबीरदास जी की 3 रचनाएं प्रमुख हैं, या 3 ही रचनाएं हैं इनकी, साखी, सबद, रामायणी। ठीक है,
साखी, शबद, रामायणी, इनकी 3 रचनाएं हैं। इन्हीं तीनों का संकलन है बीजक। ठीक है, इन्हीं तीनों का संकलन है बीजक। और ये संकलन किया किसने? कबीरदास जी के एक शिष्य हैं धर्मदास। धर्मदास, ठीक है, कबीरदास जी के शिष्य हैं धर्मदास। इन्होंने ही साखी, शबद, रामायणी का संकलन बीजक नाम से किया है। ठीक है, और ये जो चारों कवि हैं, ये चारों ही कवि भक्ति काल के हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं ये चारों। और इसमें से जो सूरदास जी हैं वो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कबीरदास हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, और जो जायसी जी हैं वो प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम देख लेते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं भी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। ठीक है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है। ये सारी क्या है? तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की रचनाएं भी अभी हमने देख ली। जायसी जी की एक प्रमुख रचना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, ये सब जायसी जी की रचना है। ठीक है, ये सभी लेखक और इनकी रचनाएं सब महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस के साथ क्लासेस करवाऊंगी, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।